Hello and welcome to Shaheen Group of Institutions. Welcome back to Shaheen CVT online lectures. I have started the chapter number 4 of Modern Indian History for your CVT UG examination. This is the second part of chapter number 4, Making of the Constitution. In this chapter, we have seen how India got independence and what were the tumultuous time. वो अफरा तफरी का जो दौर था जब एक तरफ हमारे देश को आज़ादी मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ देश का विभाजन भी हुआ, पार्टीशन हुआ, और उसके बाद में जो लोगों की जानें गई और जो एक अनसर्टेन सी सिचुएशन बनी रही पूरे देश में, और ऐसे सिचुएशन में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे देश के लिए एक संविधान का निर्माण कर रही होती है। उन तमाम सिचुएशंस को हमने देखा। आज की इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था या जो बनकर तैयार हुआ उसका विजन क्या था, दृष्टि क्या थी लोगों की, क्या लोगों के मन में ख्यालात थे, किन चीज़ों को इसमें शामिल किया गया, वो तमाम बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट तक बने रहें, इन वीडियोस को आप लोग देखें, समझें, और उसके बाद में जब PYQs प्रैक्टिस कराए जाते हैं तो उसको आप प्रैक्टिस में शामिल हों। इससे आपकी फुल फ्लेज प्रिपरेशन हो सकती है। खुद के साथ अपने दोस्तों, अपने साथियों, क्लासमेट्स को भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशंस चल रहे थे, मीटिंग्स हो रही थी, तो उसमें कोई भी बात अगर किसी को पेश करनी होती थी वो रेजोल्यूशन पेश करता था, करारदाद, और फिर बाद में उसमें वोटिंग होती थी और उसको पास किया जाता था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होने जा रहा है, एम क्या होगा, विजन क्या होगा, वो बहुत हद तक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो उन्होंने पेश किया और उन्होंने स्पीच दिया, इससे काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं। सॉरी, कट करना भाई। एनसीईआरटी, अभी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश हुआ, ये रेजोल्यूशन जो है एक तरीके से ये डिफाइनिंग आइडियल्स थे। जो हमारा संविधान, हमारा आइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आज़ाद भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका डिफाइनिंग आइडियल्स क्या होगा, वो क्या चीज़ें इसमें शामिल होंगी जो बेस बनेंगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। और इसने एक तरीके से फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम आगे बढ़ाना था। एक आउटलाइन, एक ब्रॉड ओवरव्यू, संविधान कैसा होना चाहिए, ये जब पेश हो गया तो अब उसी के बेसिस पर आगे के काम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को करने थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जरिए से ही इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक घोषित किया गया। इंडिपेंडेंट का मतलब है आजाद, सॉवरेन हु इज फ्री टू डिसाइड इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। सॉवरेन मतलब कि उसे जो फैसले लेने हैं उसमें किसी से पूछना नहीं है, इंडिपेंडेंटली खुद से अपने फैसले ले सकती है वो कंट्री। इसके अलावा रिपब्लिक, यानी जो उसका हेड होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होगा, हेड ऑफ स्टेट, वो चुना जाएगा, बाई इलेक्शन होगा। इसके साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ गारंटी भी मिली टू इट्स सिटीजन्स, यहाँ के शहरियों को, यहाँ के नागरिकों को। क्या गारंटी मिल रही है? जस्टिस, इंसाफ की बात हो रही है, इक्वलिटी,
समानता की, बराबरी की बात हो रही है, फ्रीडम, आज़ादी की बात हो रही है। इसके साथ ही साथ एडिक्वेट सेफगार्ड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड, ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इस पर भी बात किया गया कि जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो माइनॉरिटीज हैं, जिनकी संख्या कम है कंट्री में, ये जो बैकवर्ड क्लास है, ट्राइबल एरियाज में जो रहते हैं, जो डिप्रेस क्लास है, जिनको सदियों से पुरानी परंपराओं की वजह से दबाकर, उन्हें धमकी देकर एक तरीके से रखा गया है, ऐसे लोगों को भी, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको भी सेफ गार्ड मिलने चाहिए, इनको भी अपने आप को डेवलप करने के मौके मिलने चाहिए। वो मौके जो सदियों से इनसे छीना गया, जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट की लड़ाई थी, और इसमें लोअर कास्ट ने जो सफर किया है पुराने जमाने में, उसको अब अंडू करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, ताकि तमाम लोगों को समानता मिल सके, जस्टिस मिल सके, इक्वलिटी मिल सके, फ्रीडम मिल सके, इसके लिए स्पेशल सेफगार्ड्स इन्हें प्रोवाइड करने की बात ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में की गई। ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्टिव्स पेश करने के बाद नेहरू ने जो इंडियन एक्सपेरिमेंट है उसको ब्रॉड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा, और तारीख से उसको, हिस्ट्री से कैसे रिलेट करके बताया कि जो हमारे समाज में बुराइयां हैं, ऊंच नीच की बात है, वो सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। जैसे ही वो बोलना शुरू किए तो जो हिस्टेरिक एफर्ट्स थे, जो राइट्स की बात है, वो डॉक्यूमेंटेशन का काम होना शुरू हुआ। तो ये चीज़ें रहीं। इन रिटर्निंग टू द पास्ट एंड रेफरिंग टू द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशंस, नेहरू जी अपनी बात को पेश करते वक्त कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स का भी तस्करा कर रहे थे, और इसमें अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी तस्करा किया इन्होंने। और इन्होंने कहा कि जो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है इंडिया में, वो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। ये इससे पहले भी जो अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुए, जिसमें लिबर्टी और फ्रीडम को लेके बात हुई, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इन्होंने रिलेट करने की कोशिश किया वर्ल्ड हिस्ट्री से भी। इसके अलावा जो नेचर था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का या देश के लिए एक सिस्टम बनाने का, उसमें कहीं ना कहीं जो पास्ट में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए थे, जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ हुई थी, वो तमाम चीज़ें भी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही थी इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोसेस में। लेकिन नेहरू का क्या कहना था कि जो ये इवेंट्स थे, ये हमारे लिए सजेस्ट नहीं कर रहे थे कि वो हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करें। यानी हम रेवोल्यूशनरी होकर चीज़ें नहीं कर सकते, और जो आइडियाज़ इन रेवोल्यूशनरीज को, इनको हम मैकेनिकली बोरो कर सकते, इंडिया में अप्लाई कर सकते, बट ऐसा हूबहू जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ही डिड नॉट डिफाइन द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं डिसाइड किया, और उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि डेमोक्रेसी जो इंडिया में होगी, इस बात की तो श्योरिटी है कि हाँ डेमोक्रेसी रहेगी, क्योंकि रिपब्लिक होने की बात कही गई है, लेकिन वो किस नेचर का होगा, किस लेवल का होगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी या इनडायरेक्ट होगी, इसके बारे में इन्होंने कहा कि ये डेलिब्रेशंस से डिसाइड करेंगे। हम आपस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे विच फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी विल बी इम्प्लाइड इन आवर कंट्री। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो आइडियल्स और प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के रहेंगे, वो दुनिया के अलग अलग एरिया से सिर्फ ड्राइव नहीं करने लगे। वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट कॉपी, यानी हम कॉपी पेस्ट का काम नहीं करेंगे, बल्कि हम उन आइडियल्स और प्रोविजंस को अपने संविधान में शामिल करने की कोशिश करेंगे जो हमारे देश से रिलेटेड होगा। और उन्होंने सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में क्या कहा कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए दैट फिट इन विद टेम्पर ऑफ आवर पीपल एंड बी एक्सेप्टेबल टू देम। एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए जो हमारे देश के लोगों की सोच से मैच करता हो। फिट इन विद द टेम्पर ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों के जहन से, उनकी सोच से जो मैच करता है, ऐसा हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट करेंगे। एंड दैट शुड बी एक्सेप्टेबल टू देम,
जिसको ये तमाम लोग कबूल कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें। ऐसी गवर्नमेंट नहीं लानी है कि तमाम लोग उसका अपोज करना शुरू करें, बल्कि ऐसी गवर्नमेंट लानी है कि लोग उसको कबूल कर सकें। ये जरूरी था कि लोग वेस्ट के आइडियाज को भी जानें, उनके जो अचीवमेंट्स रहे हैं वेस्ट के, या जो उनके फेलियर्स रहे हैं। बट द वेस्टर्न नेशंस टू हैड टू लर्न फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एल्सवेयर, दे टू हैड टू चेंज देयर ओन नोशंस ऑफ डेमोक्रेसी। इस बात पर भी कहा कि हम ऑफ कोर्स वेस्ट से चीजों को सीखेंगे, वेस्ट के जो आइडियाज हैं, जो आइडियल्स हैं, उनको हम सीखेंगे, लेकिन वेस्ट को भी, वेस्टर्न कंट्रीज को भी दूसरे देशों के अलग अलग इलाकों से चीजों को सीखना और समझना चाहिए। और जो उनका आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी है दैट इज नॉट परफेक्ट, उन्हें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव इन्होंने पेश किया नेहरू जी ने, कि जो लिबरल आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी हैं, लिबरल आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, साथ ही साथ सोशलिस्ट आइडिया ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, इन दोनों को साथ में शामिल करके ही हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। लिबरल आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? अमेरिका में जैसा था, वहां लिबर्टी इक्वलिटी की बात हो रही है, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही है। फ्रेंच में रेवोल्यूशन के बाद में फ्रेटर्निटी इक्वलिटी, और इसी तरीके से जो रशियन रेवोल्यूशन से सोशलिस्ट आइडिया डेवलप हुआ, इकोनॉमिक जस्टिस का जो आइडिया डेवलप हुआ, उसको भी शामिल करेंगे हम। एंड री अडॉप्ट एंड रीवर्क ऑल दीज आइडियाज विद इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इन तमाम जो आइडियाज हैं, वेस्ट के आइडियाज हैं, रशिया के आइडियाज हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे? री अडॉप्ट करेंगे, रीवर्क करेंगे इस पर, और इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारे देश के लिए जितना, जिस हद तक जरूरी है उस हद तक हम इसको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करेंगे। नेहरू की गुजारिश ये थी कि क्रिएटिव थिंकिंग की जाए, और यही इंडिया के लिए एप्रोप्रिएट है। यानी हम जिस भी कंट्री से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ले रहे हैं, तो हम उसको हूबहू कॉपी नहीं करने जा रहे, क्योंकि हम वेस्टर्न कंट्री नहीं है, वी आर इंडियंस। और इंडियंस की नीड्स, इंडिया का कल्चर, इंडिया का मल्टीकल्चरलिज्म जो है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो तमाम चीज़ें इस बात पर जोर दे रही हैं कि हमें बहुत ध्यान से क्रिटिकल थिंकिंग के साथ एक एक प्रोविजंस को सुनना है, समझना है, तभी हम उसको संविधान में शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन बात थी। तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो एक्चुअली क्या था? द विल ऑफ द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी रहेगा, किसी देश का जो संविधान बनता है, वो वहाँ की लोगों की मर्जी से बनता है। जो लोगों की विल होती है, चाहत होती है, उस पर बेस्ड रहता है कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसको पॉलिटिकल साइंस की क्लास में भी देख चुके होंगे। आपका जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोसेस को बताया गया है। कहीं ना कहीं ये दोनों चैप्टर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, बट बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको नई भी सीखने को मिलेंगी। एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आप यहाँ चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे। एक कम्युनिस्ट मेंबर थे सोमनाथ लाहिरी। ये ब्रिटिश के जो इंपीरियलिज्म का जो आइडिया था उसको बहुत अच्छे तरीके से देख चुके थे, और ये भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डेलिब्रेशंस हो रहे थे, इसमें ये भी शामिल थे, और कहीं ना कहीं ये मीटिंग्स को में ऐसी बातें करते थे जिससे मीटिंग एक बार को रुक जाती थी। तो सोमनाथ लाहिरी ने ऐसा लोगों से गुजारिश किया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, कि इंडियंस को आमतौर से फ्री रहना चाहिए, खुद को फ्री रखना चाहिए इंपीरियल रूल के इन्फ्लुएंस से। यानी आप लोग जो भी संविधान बना रहे हैं, ये तमाम के तमाम संविधान जो हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने जो कानून बनाया था 1909 में, 1919 में या 1935 में, इन तमाम कानूनों पर ही बेस्ड होकर आप लोग संविधान को में शामिल कर रहे हैं। आप लोग अपना कुछ नया नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि हमें फ्री होना चाहिए। इन्होंने लोगों से क्या गुजारिश किया? टू फुल्ली फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंसेस ऑफ इंपीरियल रूल। जो इंपीरियल रूल है, ब्रिटिशर्स के जो रूल था, उससे अलग रखना चाहिए। 1964, 46 और 47 के विंटर में, एज द असेंबली डेलिब्रेटेड, द ब्रिटिश वेयर सिट स्टिल इन इंडिया। इस बात को कबूल किया गया कि ब्रिटिशर्स अभी भी इंडिया में हैं, और जो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे हैं, बट इट कुड ओनली ऑपरेट अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द वाइसरॉय एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन।
ये कहा गया कि अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से गई नहीं है। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती है, लेकिन ब्रिटिशर्स जाते हैं 1947 में। तो इस तरीके से देखा जाए अभी भी वॉइसरॉय जो है, ये जो लंदन में गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसके इशारों पर काम हो रहा था। लाहिरी ने अपने जो कलीग्स थे उनको इस बात पर जोर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये ब्रिटिश मेड है, इसको तो ब्रिटिशर्स ने बनाया है। ब्रिटिशर्स के तरीके से इलेक्शंस हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस, और फिर उन्हीं के हिसाब से इसको डिजाइन किया जा रहा है। वर्किंग द ब्रिटिश प्लान्स एज द ब्रिटिश शुड लाइक इट टू बी वर्कड आउट। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये ठीक उसी तरीके से काम कर रही है जिस तरीके से ब्रिटिशर्स चाहते थे, ब्रिटिशर्स का जिस तरह से प्लान था। और ये एक तरीके से इंडियंस के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बट दे आर वर्किंग फॉर द ब्रिटिशर्स। ये एक इल्जाम इन्होंने लगाया। पिक्चर है जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसके मिनिस्टर्स की एक फोटो है। ये बलदेव सिंह है, बलदेव सिंह, और इसके बाद में जॉन मिथाई, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खां, वल्लभ भाई पटेल, एंड देन आई चुंदरिंगर, आसफ अली एंड CH भाभा। और पीछे की तरफ जो बैक रो में है इसमें जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, इसके गजनफर अली खान एंड राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल नश्तर। तो ये तमाम लोग हैं। यहाँ पर एक जगजीवन राम है, गजनफर अली खान, राजेंद्र प्रसाद एंड देन अब्दुल नश्तर। तो ये तमाम लोग हैं जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसके मेंबर्स हैं। इनकी फोटो है। दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर योर एग्जाम, बट एक आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन लोग मिनिस्ट्री में शामिल थे। तो नेहरू जी ने जो ज़्यादातर नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनको शामिल किया, और वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसमें अलग अलग तरीके के लोग होने चाहिए। ये भी सही था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसका बहुत बड़ा हाथ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शनिंग में, बट नेहरू ने इस बात पर जोर दिया, यू मस्ट नॉट इग्नोर द सोर्स फ्रॉम विच दिस असेंबली ड्राइव्स इट्स स्ट्रेंथ। नेहरू एडेड। लहरी के इन शिकायतों का, कह सकते हैं जो उनके डाउट्स थे, उसका इजाला इस तरह से करते हैं कि आपको इस बात को इग्नोर नहीं करना है कि इस असेंबली की स्ट्रेंथ कहाँ से, इसका सोर्स क्या है। ऑब्वियस सी बात है कि जो असेंबली थी इसका सोर्स और स्ट्रेंथ कहाँ से था? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट्स डू नॉट कम इनटू बीइंग बाय स्टेट पेपर्स, गवर्नमेंट्स आर इन फैक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। नेहरू ने क्या कहा कि जो सरकारें बनती हैं, गवर्नमेंट्स, ये स्टेट के पेपर से नहीं बनती। यानी कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई एक पेपर बना दिया, एक फ्रेमवर्क बना दिया, या हम लोग कोई फ्रेमवर्क बना देंगे, इससे गवर्नमेंट्स नहीं बनेंगी। बल्कि गवर्नमेंट्स कैसे बनेंगी? एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल, यानी लोगों के जो चाहत है, जो ख्वाहिश है, उसके एक्सप्रेशन से बनेगी। वी हैव मेट देयर हियर टुडे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल बिहाइंड अस, एंड वी शैल गो as far as the people, not of any party or group, but the people as a whole shall wish us to go। इनका ये कहना था कि आज हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हैं, इसके पीछे हमारी जनता, हमारी आवाम की स्ट्रेंथ है, इस वजह से हम यहाँ हैं, और हम यहाँ तब तक रहेंगे जब तक ये लोग, हमारे लोग चाहेंगे। ठीक है। We should therefore always keep in mind the passions that lie in the hearts of the masses of the Indian people and try to fulfill them। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम कोशिश करेंगे कि जो इनके दिलों में है उसको पूरा करें, उसको फुलफिल करें हम लोग। ठीक है। The Constituent Assembly was expected to express the aspirations of those who had participated in the movement for independence। Constituent Assembly की एक्सपेक्टेशन थी कि वो तमाम लोग जिन्होंने भारत की आज़ादी में, भारत के इंडिपेंडेंस में शामिल हुए, आज़ादी की तहरीक में जो लोग शामिल हुए, उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो चाहते हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उसको कहीं ना कहीं संविधान बनाने में शामिल किया जाए। डेमोक्रेसी, इक्वेलिटी, जस्टिस, ये तो आइडियल्स थे दैट हैड बिकम इंटीमेटली एसोसिएटेड विद द सोशल स्ट्रगल। जो सामाजिक स्ट्रगल थी, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक तरह से जो मूवमेंट, तहरीक खड़ी हुई थी, आज़ादी की तहरीक, उसमें ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, बेस थे, एक तरह से पिलर्स थे, आइडियल्स थे। एक तो डेमोक्रेसी, दूसरा इक्वलिटी, एंड तीसरा है जस्टिस। तो ये 19th सेंचुरी से ही इंडिया के स्ट्रगल में, सोशल स्ट्रगल में शामिल था।
जो सोशल रिफॉर्मेंट्स 19वीं सेंचुरी में हुए, इन्होंने चाइल्ड मैरिज को अपोज किया और विडो रीमैरिज की बात कही। ये तमाम के तमाम लोग सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे। जब स्वामी विवेकानंद ने हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने के लिए कैंपेन किया तो वो चाहते थे कि जो रिलीजन है वो और ज़्यादा जस्ट यानी कि इंसाफ पसंद बने। इसी तरीके से अगर देखा जाए, ज्योतिबा फूले जो महाराष्ट्र में थे, इन्होंने डिप्रेस कास्ट के सफरिंग को पॉइंट किया, इशारा किया। जो डिप्रेस कास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इसी तरीके से जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट लोग थे, इन लोगों ने वर्कर्स और पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज किया और ये किस बात की डिमांड कर रहे थे? इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। तो ये अलग अलग ग्रुप के लोग, जो उनकी एस्पिरेशंस थे, जो उनके विल्स थे, जो इनके डिमांड्स थे, उन तमाम चीज़ों को हमारे संविधान में शामिल किया गया। डेमोक्रेसी, इक्वलिटी और जस्टिस जो हमारे सोशल स्ट्रगल का पार्ट रहा है। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज का अपोजिशन और विडो रीमैरिज का प्रमोशन। इसके अलावा सोशल जस्टिस के बाद जो जस्ट सोसाइटी और इस तरीके से जो ज्योतिबा बाई फुले ने सफरिंग्स के लिए, डिप्रेस कास्ट के लिए, कम्युनिस्ट वगैरह ने वर्कर्स और पीजेंट्स के लिए जो मूवमेंट्स शुरू किए इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस का, ये तमाम चीज़ें संविधान में शामिल किए गए। तो जो नेशनल मूवमेंट थी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, अब वो जो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑपरेसिव देख रहे थे, अब वो स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी और जस्टिस यानी लोकतंत्र के लिए और इंसाफ के लिए, सिटीजन्स के राइट के लिए और इक्वलिटी के लिए कोशिशें कर रहे थे। तो यही चल के आगे हमारे देश के आइडियल्स बने, विजन बने। ठीक है। In fact, as the demand of representation grew, the British had been forced to introduce a series of constitutional reform. ये जो अलग अलग समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे रिफॉर्म के लिए, तो इन तमाम की डिमांड जो है वो बढ़ती गई और फिर ब्रिटिशर्स ने अलग अलग रिफॉर्म्स लाए। 1909 में काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पास किया, 1919 में मॉर्ले मेंटो रिफॉर्म और फिर चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसके अलावा 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये तमाम के तमाम एक तरीके से इंडिया के पार्टिसिपेशन को, इंडियंस के पार्टिसिपेशन को बढ़ा रहे थे इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब जो एग्जीक्यूटिव था वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को 1919 में रिस्पॉन्सिबल कर दिया गया, यानी जो भी एग्जीक्यूटिव होगा वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल रहेगा। एंड ऑलमोस्ट इंटायरली सो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में आया उसमें भी कुछ इसी तरीके प्रोविजंस थे। 1937 में इलेक्शंस हुए 1935 एक्ट के तहत और कांग्रेस जो है वो पावर में आती है 11 में से 8 प्रोविंसेस में। ये मॉन्टेगू हैं, एडविन मॉन्टेगू लेफ्ट में। ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे 1919 के, उसके ये एक तरीके से ऑथर थे और इन्होंने रिप्रेजेंटेशन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन की बात की इंडियंस के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, yet we should not see an unbroken continuity between the earlier constitutional development and what happened in the 3 years from 1946. देखो, अभी तक काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हो चुके थे ब्रिटिशर्स के जरिए से और इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिल चुका था। 1909 का एक्ट हो, 1919 का हो, 1935 का हो और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। ये तमाम के तमाम हमारे संविधान में इसके प्रोविजंस, जो पॉजिटिव प्रोविजंस थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस थे, वो सब के सब शामिल किए गए। इसलिए कहा जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि अनब्रोकन कॉन्टिन्यूटी है। जो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स थे और जो 3 साल में 1946 से 1949 तक हुए, इसमें कॉन्टिन्यूटी है, अनब्रोकन कॉन्टिन्यूटी नहीं है। यानी पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स थे वो एक तरीके से रिस्पॉन्स थे जो डिमांड्स हमारे इंडियंस के थे। 1909 का एक्ट हो, 1919 का, 1935 का, ये सब के सब डायरेक्टली इंडियंस के जरिए से फॉर्म नहीं हुए थे और ना ही इस पर डिबेट हुआ था। ये तमाम के तमाम कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको इनेक्ट किया था और जो इलेक्टोरेट था, जिन्होंने प्रोविंशियल बॉडीज को इलेक्ट किया था, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। बट इवन इन 1935 इट रिमेन लिमिटेड टू नो मोर देन 10 to 15% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन। देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो इलेक्शंस हो रहे थे, लोगों पार्टिसिपेशन हो रहा था, उसमें भी तमाम लोग इलेक्शन में वोट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था।
कुछ कंडीशंस थे कि किसी के पास इतना वेल्थ होना चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता था। तो ये फुल्ली डेमोक्रेसी तो थी नहीं, लेकिन लोगों की डिमांड्स के वजह से कुछ रिफॉर्म्स ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आ रही थी। 1935 एक्ट के तहत जो लेजिस्लेचर्स थे, इन्होंने कॉलोनियल रूल के अंदर फ्रेमवर्क में काम करना शुरू किया। एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश। ये सब के सब जो 1935 के बाद भी जो गवर्नमेंट्स बनी, ये इंडियंस को रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ करते थे, बल्कि ब्रिटिशर्स के जरिए से जो गवर्नर अपॉइंट होता था उसको रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। तो जो विजन नेहरू यहाँ पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे 13 दिसंबर 1946 के इस स्पीच में, वो इंडिया को एक ऐसा संविधान देना चाहते थे, इंडिपेंडेंट भारत हो, सॉवरेन रिपब्लिक हो। तो एक तरीके से ये विज़न है, और इसमें आपने देखा कि किस तरीके से हमारे संविधान बनाते वक्त समाज के अलग अलग तबकों के विजन्स को, उनके एस्पिरेशंस को, उनकी सोच को इसमें शामिल किया गया है, ताकि तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे डिफाइनिंग राइट्स की और उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।